कोई मेरे दिल दा हाल न जाने, अनम तारिक, किस्त नंबर 10। खान अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप के साथ कैंटीन में बैठा था। लंच के बाद वो वहीं पर बैठकर अपनी असाइनमेंट पर काम कर रहे थे जब वो किसी तूफान की तरह इसके सर पर नाजिल हो गई। मुझे तुमसे बात करनी। वो सारे ग्रुप पर एक नजर डालती दांत पीस कर बोली। एक्सक्यूज मी। खान इन सब से एक्सक्यूज करता उसके साथ आ गया। खैरियत है? ऐसे क्यों बुलाया? खान ने इससे सवाल किया। वो दोनों चलते हुए यूनी की पिछली तरफ बने गार्डन में आ गए थे जहाँ पर बहुत ही पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट बैठे किताबों को रट्टे लगाने में मसरूफ थे। जैनब इसकी बात का जवाब देने के बजाय सीने पर हाथ बांधकर उसे घूरने लगी। क्या हुआ है? कुछ बोलोगी? वो थोड़ा परेशान हो गया था। आजकल वैसे भी इसका ध्यान जैनब की तरफ ही रहता था क्योंकि डॉक्टर असफर से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी। मैं बोलूं, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम इतने ही शरीफ और मासूम हो ना। वो तो जैसे भरी बैठी थी। तुम मुझे सीधी बात बता रही हो या फिर मैं जाऊं? अब के खान भी चिढ़कर बोला। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जैनब ने तीखे लहजे में सवाल किया। क्या मतलब? उसका सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्का था। खान चौंक गया। ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है। मैं कितने दिनों से नोट कर रही हूँ तुम्हें, और अब तो मेरी दोस्तें भी कह रही थीं कि आजकल तुम मेरे आगे पीछे फिरते हो। जैनब गुस्से में रवानगी से बोल गई, फिर अपनी आखिरी बात का मतलब समझकर जबान दांतों तले दबाई। वाकई? खान ने आईब्रो उचकाए। ओ हेलो मैडम, किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे आगे पीछे फिरता हूँ। ये काम मेरा नहीं है। खां की अदाकारी उरूज पर थी। और एक मशवरा मुफ्त में दे रहा हूँ। ये जो दोस्तें होती हैं, इनसे बच के ही रहना चाहिए। यही तुम जैसी लड़कियों का दिमाग खराब करके रख देती हैं। खान ने इसे तपाया था और वो वाकई ही तप गई थी। तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो, जैनब ने जल भून कर कहा और पैर पटकती वहाँ से चली गई। फिर चंद सेकंड्स के बाद दोबारा वापस आई। इसे देखकर खान के लब अपने आप मुस्कुराए थे। असद भाई कहाँ पर हैं? इसने रूखे लहजे में पूछा। तुम क्यों पूछ रही हो? खान जानबूझकर अनजान बना। जैनब ने दांत पीसे। वो फोन नहीं उठा रहे और आप ही बता रही थी कि वो हॉस्पिटल भी नहीं आ रहे। जैनब ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। एक बहुत जरूरी काम है उन्हें, उसी में मसरूफ हैं। खान कंधे उचकाकर सरसरी अंदाज में बोला। ऐसा कौन सा काम है कि वो एक फोन कॉल नहीं सुन सकते? कमर पर हाथ रखकर वो तफ्तीशी अंदाज में बोली। मुझे क्या पता, मैं कौन सा उनका सेक्रेटरी लगा हूँ जो वो हर बात मुझे बताएंगे। खान दोबदो बोला। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं बार बार तुमसे पूछ लेती हूँ। खुद को पता नहीं क्या समझता है। वो उसे घूरकर बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। खान भी अपनी मुस्कुराहट दबाता वापस चला गया। उदास है ओ बेवफा, अजब सी तन्हाई है, अजब है कैफियत दिल की, तूने दिल में बसाकर जुदा किया। ओ बेवफा, तेरी याद में कितना रोई हूँ, तेरी याद में कितना तड़पी हूँ, तूने अपना बनाकर भुला दिया। ओ बेवफा। वो खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ था। हर तरफ खामोशी का राज था। दबे कदमों माहीन के कमरे में आया। जैनब और माहीन दोनों सो रही थीं। वो माहीन को उठाने लगा। माहीन गहरी नींद में थी जब इसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है, मगर वो अपना वहम समझती करवट बदलकर फिर से सो गई। माही, अब उठ भी जाओ, क्यों अपने अब्बा से डंडे पड़वाने हैं मुझे? उसने थोड़ा सा झुककर उसका गाल थपथपाया। माहीन एकदम से हड़बड़ाकर उठी। इसका सर असद के सीने से टकराया। एक फलक शिगाफ चीख इसके हल्क से बुलंद हुई। असद ने बर वक्त इसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख को गला घोंटा। लगता है आज तुमने पक्का इरादा कर लिया है मुझे जूते पड़वाने का, वो आहिस्ता आवाज में बोला। तो माहीन अंधेरे में पूरी आंखें खोलकर इसे देखने की कोशिश करने लगी। नींद की वजह से इसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। सुनो, चीखना मत। असद ने इसके कान में सरगोशी की और अगले ही लम्हे थोड़ा सा झुककर इसे बाजुओं में उठा लिया। माहीन की नींद भग से उड़ी। धड़कनों की रफ्तार स्पीड पकड़ने लगी। असद इसे कमरे से बाहर बने छोटे से सहन में ले आया था। चांद की हल्की हल्की रोशनी चारों सो फैली हुई थी। छोड़े मुझे, नीचे उतारे वरना मैं चीखना शुरू कर दूंगी। सुर्ख पड़ती रंगत और कपकपाती आवाज के साथ उसने असद को धमकाने की नाकाम सी कोशिश की। ओके, असद ने मुस्कुराते हुए इसे नीचे उतार दिया। माहीन सीने पर हाथ रख के गहरे गहरे सांस लेती खुद को नॉर्मल करने लगी। असद दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो बगैर दुपट्टे के, बगैर जूती के खड़ी थी। घने बालों की चिटियां आगे की तरफ आ चुकी थी। बालों की चंद लटें चिटिया से निकलकर उसके चेहरे को छू रही थीं। आप यहाँ क्यों आए हैं? माहीन थोड़ा सा गुस्से से बोली। इसे अचानक याद आया था कि वो असद से नाराज थी। तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ, एक बहुत जरूरी काम है, मुस्कुराता संजीदगी से बोला। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, माहीन नरूठे अंदाज में बोली।
हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी है। उसे फिलहाल माहीन को यहाँ से निकालने का एक यही तरीका समझ में आया था, जिसका खातिर खा असर भी हुआ। वो इसे घूरती हुई इससे पहले घर से बाहर निकलने लगी। असद ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। तुम इस हलिये में बाहर जाओगी। असद उंगली से उसकी तरफ इशारा करता बोला। माहीन को एकदम एहसास हुआ था कि वो बगैर दुपट्टे के खड़ी है। एकदम से शर्मिंदा होती वो अंदर भागी और जो भी दुपट्टा हाथ लगा ओढ़ लिया और बाहर निकल गई। असद भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे निकला और दरवाजा आराम से बंद करता इसके हम कदम हुआ। गली से बाहर निकलते ही सामने असद की गाड़ी खड़ी थी। वो सीने पर हाथ लपेटती गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई और आसमान पर चमकते चांद को देखने लगी। असद भी उसी के अंदाज में खड़ा हो गया, जबकि उसकी नजरें माहीन के चेहरे पर मरकूज थीं। क्या रात के 12:45 बजे हम यहाँ पर सिर्फ चांद देखने आए हैं? काफी देर बाद असद उसे इसी तरह आसमान पर नजरें जमाए खड़े देखकर गोया हुआ। आप बोले, जिस जरूरी बात के लिए इतनी रात को आए हैं? वो खफा खफा सी बोली और इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम्हें कहीं लेकर जाना है, कुछ दिखाना है तुम्हें? वो इसके सामने खड़ा होता बोला। ऐसा भी क्या है जो आप सुबह नहीं दिखा सकते थे? अभी अगर घर में किसी को पता चल गया तो? वो सीधी होती बोली। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर तुम देर करोगी फिर पता चल जाएगा, इसीलिए अभी जल्दी से बैठो। वो इसे गाड़ी में बैठाता खुद भी बैठ गया। सन्नाटे में कार स्टार्ट होने की आवाज दूर तक गई थी। माहीन ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। रिलैक्स, कुछ नहीं होता। वैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सन्नाटा होता है। वो कार रिवर्स करता बोला। वैसे आप मुझे लेकर कहाँ जाते हैं? इसके लहजे में तजस्सुस था। लॉन्ग ड्राइव पर। वो थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर शरारत से बोला तो माहीन हैरत से आंखें फाड़े इसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है। वो लोफराना अंदाज में दिल पर हाथ रखकर बोला और इसे आंख मारी। माहीन स्टपटाकर उधर उधर देखने लगी तो असद कहकहा लगाकर हंस पड़ा। आज इसके होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी। आप ना, मुझे लगा था कि आप शरीफ इंसान हैं, मगर आप ना पूरे तो... माहीन ने दांत पीसते बात अधूरी छोड़ी। क्या मतलब है? मैं तुम्हें बदमाश लगता हूँ? वो माथे पर बल डालता मसनूई गुस्से से बोला। नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। माहीन बौखला गई तो वो हंस दिया। माहीन ने खफगी से रुख फेर लिया। यूं ही हल्की फुल्की बातों के दौरान वो मतलूबा जगह पर पहुँच गए। वो एक जदीद तर्ज का खूबसूरत घर था। चलो, वो इसका हाथ थामकर चलने लगा। ये आपका घर है? माहीन झिझकती हुई बोली। नहीं, ये तुम्हारा घर है। असद के कहने पर इसने नासमझी से उसे देखा। वो इसे लॉन में ले आया था। सामने का मंजर देखकर वो मबहूत रह गई। वो एक छोटा मगर खूबसूरत लॉन था। पौधों पर लाइटिंग की हुई थी। एक तरफ कॉर्नर में टेबल था जिस पर सुर्ख रंग का सिल्क का कपड़ा बिछा था। टेबल पर एक हार्ट शेप केक पड़ा था जो आधा व्हाइट था और आधा रेड। इसके ऊपर चॉकलेट से 2 दिल एक साथ जुड़े हुए बने थे, जिनके अंदर चॉकलेट से ही हैप्पी बर्थडे मिसेज लिखा था। केक के दाईं तरफ ऊपर नीचे 2 बॉक्स पड़े थे। नीचे वाला बॉक्स निस्बतन बड़ा था। दूसरी तरफ एक फाइल पड़ी थी जिसको रेड कलर के रिबन से सजाया गया था और फाइल के ऊपर एक चाबी पड़ी थी जिसके सफेद कीरिंग पर सुर्ख रंग से माही लिखा था, जो सफेद नगीने से मुज़य्यन जगमग कर रहा था। वो एक एक चीज को हैरत से देख रही थी। हैप्पी बर्थडे माई डियर वाइफ। असद बगौर इसके तासुरात देख रहा था। ये सब। माहीन की आंखें नम हो गईं। इसने कुछ कहना चाहा, जब असद ने हाथ के इशारे से इसे कुछ भी कहने से रोका और टेबल के दोनों बॉक्स उठाकर इसे थमाए। माहीन ने सवालिया नजरों से इसे देखा तो असद ने आंखों के इशारे से इसे बॉक्स खोलने का कहा। माहीन ने बॉक्स खोला तो उसमें व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन का खूबसूरत सा ड्रेस था जिस पर रेड कलर का काम हुआ था। दूसरे बॉक्स में ज्वेलरी थी। ज्वेलरी में सिर्फ ईयररिंग और चेन थी। चेन में हार्ट शेप पेंडेंट था और पेंडेंट में M और A अल्फाबेट्स थे, जबकि ईयररिंग्स ड्रेस के हम रंग थे। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, वो केक पर कैंडल सेट करता बोला। माहीन वैसे गुमसुम सी हाथ में पकड़ी चीजों पर नजरें जमाए खड़ी थी। माही जल्दी जाओ, इसे ऐसे ही खड़ा देखकर बोला। मैं कैसे? ये वो बेरब्त लफ्ज बोली। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हानिया मुझसे तुम्हारी तस्वीर मांग रही थी कि मुझे भाभी की पिक सेंड कर दें। असद बात करता रुका। इस हलिये में पिक सेंड करूं इसे, इसकी भाभी की? असद ने इसकी तरफ इशारा किया तो उसने अपने हलिये पर नजर डाली और शर्मिंदा हो गई। ऑरेंज ट्राउजर किसी और ड्रेस का और पीच घुटनों तक आती शर्ट किसी और ड्रेस की जेब तन किए, जबकि पर्पल दुपट्टा ज़ैनब का ओढ़े वो खुद को अजीब लगी। हानिया, आपकी बहन, आपने अपने घर में सबको निकाह का बता दिया? सर झुकाए बेचैनी से सवाल किया। क्या पता इसकी की सारी फैमिली अंदर हो? फिलहाल सिर्फ हानिया को बताया है। तुम अंदर किसी भी रूम में जाकर चेंज कर लो। हरी अप।
मसरूफ से अंदाज में छुरी पर रिबन बांधता बोला। माहीन झिझकती हुई अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो असद साकित सा उसे देखे गया। माहीन ने एक हाथ से पैरों को छूता फिराक थामा हुआ था, दुपट्टा शोल्डर पर डाले, बालों को पौनी में मुक़य्यद कर रखा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो असद को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। मैं ठीक लग रही हूँ? वो इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी अपना फिराक ठीक करती परेशानी से पूछने लगी। पता नहीं वो असद की बहन को पसंद आएगी भी या नहीं। इससे नई परेशानी लाहक हुई। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो इसके माथे से अपना माथा टकराता इसके बाल पोनी से आजाद कर चुका था। माहीन झेंप गई। केक काटें? असद की निगाहें माहीन के चेहरे पर जमी थीं। माहीन इसका ध्यान अपनी तरफ से हटाने को गोया हुई। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो टेबल तक आई। माहीन ने छुरी थामी थी जब इसके हाथ कांपने लगे। वजह असद था जो इसके कंधे पर थोड़ी रखकर पीछे से इसका हाथ थाम चुका था। केक काटकर उसने माहीन के मुंह में एक पीस डाला और बचा हुआ टुकड़ा अपने मुंह में रखा। हैप्पी बर्थडे। हाथ पर लगी क्रीम इसके एक गाल पर लगाई और दूसरे गाल को लबों से छूता पीछे हटा। माहीन की धड़कनें मुंतशिर हुईं। मुझे घर छोड़ दें, माहीन कपकपाती आवाज में बोली। वो दिलचस्पी से इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देख रहा था। यहीं रह लो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, असद संजीदगी से बोला, जबकि आंखों में शरारत वाजिया थी। नहीं प्लीज मुझे वापस छोड़कर आएं, वो जल्दी से बोली। और अगर न छोड़कर आऊं तो? वो अभी भी संजीदगी से बोला। प्लीज मुझे घर जाना है। माहीन रो देने को थी। ओए रोना नहीं, मजाक कर रहा था। इसे रोने की तैयारी पकड़ता देख वो जल्दी से बोला। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। असद ने फाइल और चाबियां इसके हाथ में थमाई। माहीन ने फाइल खोली और फिर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। वो इसे घर गिफ्ट कर रहा था। ये घर की चाबी है। इसने चाबी की तरफ इशारा किया। तुम मामा ज़ैनब इस हफ्ते इस घर में शिफ्ट हो जाना। उसने इसे वाज़ह करना चाहा कि ये घर इसी की मिल्कियत है। मैं ये नहीं लूंगी। माहीन ने फाइल और चाबी वापस टेबल पर रखी। क्यों नहीं लोगी? असद ने इसे शानों से थामकर अपने सामने मुकाबिल खड़ा किया। इसे माहीन के मना करने से वाकई गुस्सा आया था। माहीन डर गई। इसने असद की गिरफ्त से निकलना चाहा पर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। एक बात सुन लो और इसे अच्छी तरह से जहन में बैठा लो। तुम मेरी बीवी हो और मुझे ये बात हरगिज गवारा नहीं कि मैं नर्म बिस्तर पर एसी की ठंडक में सोऊं और मेरी बीवी कच्ची बस्ती के एक कच्चे से मकान में सोए। इज्जत हो तुम मेरी। और वो इसे हल्का सा झंझोड़कर गुस्से और बेबसी की मिलीजुली कैफियत में बोल रहा था। माहीन को इसके पल पल बदलते तासुरात हैरान कर रहे थे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसने जल्दी से टेबल पर रखी फाइल और चाबियां उठाईं और एक कान दबाकर सॉरी की। असद हैरत से इसे देखने लगा। मैं अभी घर जाकर मामा को उठाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि अभी अपनी पैकिंग करें। आपके दामाद को ये बात हरगिज पसंद नहीं कि उनकी बीवी इस कच्ची बस्ती के कच्चे घर में रहे। वो चंद लफ्ज असद के अंदाज में इसकी नकल उतारते हुए बोली तो इसके अंदाज पर असद का सारा गुस्सा उड़न छू हुआ। मामा से ये भी कहना कि उनके दामाद को ये बात भी हरगिज पसंद नहीं है कि उसकी बीवी मैके में रहे, इसलिए वो रुखसती की तैयारी भी जल्दी करें। वो थोड़ा सा झुका और इसके कान में कैलोग को छुआ। माहीन का चेहरा लहू रंग हुआ। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। घर चलें? माहीन की सुई वहीं पर अड़ी थी। असद गहरा सांस भरकर रह गया। 3 बजे वो उसे घर छोड़कर वापस चला गया। माहीन कपड़े वहीं से चेंज करके घर आई थी। असद के कहने पर उसने चेन गले में पहनी हुई थी। वो दबे कदमों वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। बाहर उसी तरह से तारीकी छाई हुई थी। असद को सोचते वो मुस्कुराते हुए आंखें मूंद गई। अभी थोड़ी देर तक मामा ने फजर की नमाज के लिए उठाने आ जाना था। वो यूनिवर्सिटी से निकली तो हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी, मगर बादल इस तरह से छाए हुए थे जैसे खूब बरसने का इरादा हो। हल्की ठंडी हवा माहौल को खुशगवार सा बना रही थी। ज़ैनब, जो इस तरह के मौसम की दीवानी थी, कोफ्त से आसमान पर छाए बादलों को देखा। जाने क्यों आज से बादल ये मौसम इसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसने झुंझलाकर एक नज़र अपनी कलाई में पहनी रिस्ट वॉच पर डाली। आज इसकी क्लास देर से खत्म हुई थी और अब पिछले 20 मिनट से वो वहाँ पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी, मगर फिलहाल बस के आने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। क्या मुसीबत है? वो कोफ्तज़दा थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो छोटे छोटे कदम उठाने लगी। या अल्लाह, अभी नहीं, प्लीज मैं घर पहुंच जाऊं। फिर बारिश बरसाना। बारिश की रफ्तार में हल्की सी तेजी आई तो वो सर उठाकर आसमान को देखती बड़बड़ाने लगी। वो अपने ध्यान में जा रही थी जब इसे अपने बिल्कुल करीब से गाड़ी के टायर चढ़चढ़ाने की आवाज आई।
वो अपनी जगह से उछली जब किसी ने इसे अपनी तरफ खींचा तो वो बेजान गुड़िया की तरह इसके सीने से जा टकराई। ठां! इससे पहले कि वो संभलती, फिजा में गोली चलने की चिंघाड़ती हुई आवाज गूंजी। तेरे इश्क से मुझे इश्क है, तेरी चाहत ही मेरी चाहत है, तेरी जुस्तजू ही मेरी जुस्तजू, तेरे ख्वाब ही मेरे ख्वाब हैं। माहीन गोद में तकिया रखे उस पर अपनी कोहनियां टिकाए, दोनों उंगलियां एक दूसरे में फंसाए उस पर थोड़ी टिकाए बैठी थी। नजरें सामने बैठी तहरीम पर जमी थी, पर दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ था। उस दिन के बाद से असद फिर से गायब था। आज 15 दिन हो गए। माहीन बहुत उलझी हुई थी। कितनी ही बार इसका नंबर ट्राई कर चुकी थी, पर इसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। उसकी बर्थडे के बाद से वो सिर्फ 2 बार हॉस्पिटल आया था और दोनों बार ही माहीन का और इसका सामना नहीं हुआ था। वो अभी तक असद के गिफ्ट किए घर में शिफ्ट नहीं हुई थी और ना ही इस बारे में किसी से जिक्र भी किया था। क्या वो मुझसे निकाह करके पछता रहा है? उसकी तरह के बेशुमार सवाल इसे बेचैन कर रहे थे। टेंशन से इसका सर धड़कने लगा था। इन लामुतनाही सोचों से पीछा छुड़ाने के लिए वो अपनी किताबें खोलकर बैठ गई। जब किसी तौर सोचों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो चाय बनाने का सोचकर उठी। जब वकार कमरे में दाखिल हुआ, उसके हाथ में एक डब्बा था। माहीन ने घबराकर अपनी माँ को देखा। तहरीम उठकर इसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम पीछे हटो, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, वो तहरीम को घूर कर बोला। इसकी बात पर इन दोनों को झटका लगा था। वो दोनों शौक से इसे देखने लगीं। वो हमेशा से इन दोनों बहनों से नफरत करता आया था। तहरीम से कहता था कि ये दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। उसके लहजे में इन दोनों के लिए नफरत ही होती थी और आज उसका माहीन को अपनी बेटी कहना बहुत हैरान अंगेज था। ये देखो बेटा, ये लिबास अच्छा है। उसने माहीन के सामने आते डब्बा खोला जिसमें सुर्ख रंग का खूबसूरत सा लहंगा था। माहीन का दिल खुशगवार एहसास से धड़का। उसने झिझकते हुए इससे डब्बा थामा और नरमी से डब्बे में पड़े लिबास को छुआ। ये तो हो नहीं सकता था कि वकार इसके लिए इतना महंगा ड्रेस खुद खरीदता। तो क्या इसके सारे वहम, सारे खदशे खुद साख्ता थे? क्या ये असद ने इसके लिए भेजा था? इसके चेहरे पर निहायत ही खूबसूरत रंग थे। इसके चेहरे के रंग देखकर तहरीम भी मुस्कुराई थी। जावेद रंधावा को जानते हो, जो हमारे शहर का MNA है? माहीन के सर पर हाथ रखता नरमी से बोला। माहीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिंदगी में पहली बार इसके बाप ने इसके सर पर हाथ रखा था। तहरीम की मुस्कुराहट गहरी हुई, मगर उनकी खुशी पल भर की थी। इसने तुम्हारे लिए रिश्ता डाला है, जल्दी से ये लिबास पहन लो। बाहर मौलवी साहब आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में तुम्हारा और जावेद रंधावा का निकाह है। उसने बड़े ही पुरसुकून अंदाज में उन दोनों के पैरों तले से जमीन खींची। लहंगा उसके हाथ से छूट गया था। इसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गया हो। अस जारी है। लाइक करें, जल्दी जल्दी पोस्ट होगी फिर।